नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। और आज के इस लेक्चर्स में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, तो लगातार वन लाइनर क्वेश्चन से अपनी तैयारी में और भी इंटरेस्ट लाते रहिए। और वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपको कम समय में प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने का प्रयास आपको करेगा। और हमारे साथ अगर आप जुड़ कर रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप कम समय में, जी हाँ, 5 से 10 मिनट में आप 50 से 70 क्वेश्चंस तक आप सॉल्व हमारी इस लेक्चर्स में कर सकते हैं, वो भी याद होता चला जाएगा कंठस्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो जीन का आकार कैसा होता है, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सर जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन जो होता है ये सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, सर्पिलाकार मतलब सांप की तरह, यानी सांप जिस तरीके से चलता है ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से चलता है, तो इसी आकार का क्या होता है, जीन होता है। ये आप समझ लीजिएगा, जो कि ऑप्शंस नंबर बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा सर्पिलाकार। याद रखिएगा, जीन का आकार उससे पूछा गया था। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, ऐसे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और ये सवाल ऑलरेडी आपके डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों तक बहुत ही अच्छी पहुंच रही होगी। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं जिस क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहा हूँ वहाँ पे फोकस करें, ना कि फटाफट से पढ़ लिए और आगे की ओर क्वेश्चंस पर चले गए। ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। वन लाइनर क्वेश्चंस में यही खासियत है, एक पेज पर बहुत सारे प्रश्न आपको नजर आएंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि सर जल में सबसे कम घुलनशील गैस, सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होता है जल में, ये पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है सर, सबसे ज़्यादा मात्रा में घुला हुआ होता है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो है ऑक्सीजन है। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए यानी वो पानी का, यानी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर पिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन सबसे कम अगर नाइट्रोजन चाहिए तो वो भी पानी में पाया जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस होता है तो N2 होता है। ये भी आपको क्वेश्चंस याद रखना चाहिए, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, 2 भी याद हो ही गया होगा, और बिल्कुल क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे, न कि आज और बयान के भरोसे आप रहेंगे। याद रहे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं ज़्यादा मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ और नहीं उर्दू फारसी यूज कर रहा हूँ, मैं सिंपल हिंदी में बातें कर रहा हूँ एकदम आपकी तरह। तो अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी, अमोनिया क्लोराइड, यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड दिया गया है, इसकी जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि सर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तापमान और दाब के समान स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो ये एवोगाद्रो के नियम है। किसका है, एवोगाद्रो नियम है, याद रखिएगा, एवोगाद्रो का नियम है। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब जो है अगला सवाल है कि एथिल अल्कोहल का समावयवी है। एथिल अल्कोहल का प्यारे बच्चों समावयवी डाइमेथिल ईथर होता है। क्या होता है, डाइमेथिल ईथर। और ये भी आपके लिए रामबाण सवाल है, एथिल अल्कोहल का समावयवी क्या होता है, तो डाइमेथिल ईथर होता है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट का राइट ऑप्शंस, राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है, और बिल्कुल आना ही चाहिए। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का समावयवी क्या है, डाइमेथिल ईथर है। यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर हरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए, किसका, जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए प्यारा बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं, जब दो पिंड है और आपस में टकराएंगे, तो विज्ञान की भाषा में उसे हम लोग संघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघटन। संघटन बोला जाता है, याद रखिएगा, जब दो पिंड है और आपस में टक्कर करते हैं, याद रखिएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघटन बोलते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव होती है, जी हाँ, मूवमेंट एनर्जी जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है, न कि ऋणात्मक। याद रखिएगा, मूवमेंट यानी गतिज ऊर्जा जो होता है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों की वन वायुमंडलीय दाब में होता है, वायुमंडलीय दाब में 10 के पावर 13 मिली बार होता है, याद रखिएगा। अगला है कि एक बार में कितना पास्कल होता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, जो कि सिंपल लेवल का है। 10 के पावर 5 पास्कल, याद रखिएगा, एक बार में होता है।
1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है, ये भी सवाल है। और 10 के पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। 1 मिली बार कितने पास्कल के, 10 के पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। किस बल के कारण जो है द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु जो है हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण, याद रखिएगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को हम लोग एस्थेटिक बल कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला सवाल है कि सर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जी हाँ, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ये कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए, मान लीजिए जल है और इस पर दाब अगर कम कर दिया जाए तो कितने ताप पर उबलेगा? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबल जाएगा। याद रखिएगा। अगर दाब बढ़ा देते हैं तो और भी जल्दी उबलने का प्रयास इसका रहता है। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति जो होता है इसमें गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम होता है, याद रखेंगे। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो एसआई यहाँ पे दिया गया है और एमकेएस पद्धति है, इसमें गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है। अभिसारी लेंस है और इसकी फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? चिन्ह में धनात्मक होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान है यकृत है। यकृत, याद रखिएगा, लीवर। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यहीं पे बनता है। ईसीजी, ईसीजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ईसीजी, ईसीजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेख में प्रयुक्त होता है? तो ये मस्तिष्क की क्रिया को मापने का कार्य करता है। लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का हम लोग प्रयोग करते हैं? मैग्नीज और चूना का। किसका? मैग्नीज और चूना का। हाई अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है, तो ये गुलमर्ग में है, याद रखिएगा। कैलरा हैजा उत्पन्न होता है। कैलरा सॉरी कॉलरा कॉलरा हैजा जो होता है ये उत्पन्न होता है, तो ये जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। और ये रामबाण आपके लिए सवाल होने वाले हैं बैक्टीरिया से। अल्फांसे क्या है? अल्फांसे आम की एक किस्म है। अल्फांसे प्यारे बच्चों क्या है? आम की एक किस्म है। डीएनए का मूल नाम मात्रक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है प्यारे बच्चों डीएनए का क्या होता है? मूल मात्रक होता है। और काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न ये आपके सामने याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। लगातार मैं आपके लिए इस प्रकार के लेक्चर्स इस चैनल पर अभी ला रहा हूं जो कि आपके एग्जाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कि अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। चीन में जो है संसार में सबसे पहले बारूद का आविष्कार किया गया था। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है, याद रखें। सेलुलर और यहाँ पे मॉलिक्यूलर कुलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ पे है? हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति विलियम रेडजन्स था, याद रखिएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये एक्टियोमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य की किरणें की तीव्रता को मापने वाले को हम लोग एक्टियोमीटर बोलते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घर्षण गति किसके मापी जाती है? तो यहाँ पे एस्ट्रोबोथोस्कोप से मापी जाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज प्यारे बच्चों किसने किया था? प्रिस्टले ने। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है? शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य। टीएनटी टाई नाइट्रोटोलिन महत्वपूर्ण है, विस्फोटक पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया के भाग को प्रभावित करता है कैंसर अस्थि मज्जा के। यहाँ पे सूर्य तारे के किस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है? तो ये सुपरनोवा, याद रखिए। सेरिब्रम संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है सेरिब्रम।
एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22 के पावर यहाँ पे 4 लीटर, याद रखिएगा 22 के पावर माइनस 4 लीटर है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? तो ये छाल से दालचीनी निकाली जाती है। और सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा है, याद रखिएगा। बालू में उगने वाले पौधे को हम लोग सेमोफाइट्स बोलते हैं, सेमोफाइट्स, याद रखिएगा। और जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियम, याद रखिएगा। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? पेनिसिलिन का औपचारिक यहाँ पे परीक्षण सबसे पहले 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में, याद रखिएगा। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो जाति। वर्गीकरण की जो सबसे आधारीय इकाई होती है वो सबसे पहला जाति। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण। चाय का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा। चाय का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सिनामोमस जेलिनिस, याद रखिए। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, जो कि काफ़ी मीठा होता है। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का अनुपात क्या होता है? 85% प्रोटीन पाए जाते हैं, 10% आरएनए और 5% डीएनए पाए जाते हैं। टीबी, टीबी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से है। टीएमबी टोबैक मोजैको वायरस, याद रखिएगा। तंबाकू मोजैक वायरस, याद रखिए, जो कि आपके खैनी में होते हैं। खैनी जो तंबाकू पाए जाते हैं उसमें। डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? तो कोल्प है। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। और डोप परीक्षण किससे संबंधित है? तो मूत्र से संबंधित है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? तो 7 दिन के अंदर ही बीसीजी का टीका जन्म के बाद लगाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलता है? सर, ऊर्जा निकलता है। सहजीविता का सर्वोच्चम उदाहरण क्या है? तो लाइकेन है। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में होता है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को इंसुलिन नियंत्रित करता है। पराग कणों के अध्ययन को हम लोग पेलिनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अनानास के इस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सिरोसिस है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चंस तो इस पीडीएफ में बहुत सारे हैं, बट आप बोरिंग फील कर रहे होंगे, तो इसलिए हम यहाँ तक रखते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इतने क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को देख के, ताकि सभी के सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।